हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा है कि जैसे रिंग के लिए, डिस्क के लिए, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, हमें कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो गॉस लॉ ने क्या किया है, इन कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। अब गॉस लॉ की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस is equal to charge enclosed by epsilon नॉट। ठीक है, गॉस लॉ की इक्वेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, जो फ्लक्स है, ठीक है, ये क्या है, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होती है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, एक एरिया में, ठीक है, एक सरफेस में कितनी लाइंस पास हो रही हैं। जैसे ये कोई सरफेस है एस, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज कितना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी तो ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, जितना चार्ज इनसाइड ज़्यादा होगा, जितना चार्ज इनसाइड ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास फ्लक्स ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि इनसाइड द सरफेस चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। ठीक है, अब सिर्फ इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करती है, फ्लक्स सिर्फ इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लें कि कोई सरफेस है, या ये कोई सरफेस है, कोई प्लस क्यू चार्ज बाहर पड़ा है, ठीक है, कोई प्लस क्यू चार्ज बाहर पड़ा है, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करती हुई जाएंगी, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करती हुई जाएंगी। तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं। तो इस सरफेस पे टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, कुछ भी नहीं है। जितनी फील्ड लाइंस देखो पास कर रही हैं उतनी ही क्या कर गई हैं, लीव। तो एक सरफेस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कब मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कब मिलेगी, जब जो चार्ज है वो अनसाइड इनक्लोज्ड होगा। अगर कोई चार्ज बाहर पड़ा है तो जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ही क्या कर जाएंगी, बाहर लीव कर जाएंगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस या फिर फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करेगी कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, बाहर कितना चार्ज पड़ा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। तो ये गॉस लॉ है कि फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। डी एस एरिया हो जाएगा और ई क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो फ्लक्स को हम ये भी लिख सकते हैं, और फ्लक्स किसके इक्वल होती है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फ्री स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसी लॉ को लगाएं, ठीक है, जैसे पॉइंट चार्ज है, अब आपने ये लॉ लगाना कैसे है वो सीखते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, आपने देखना है कि पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे ये प्लस क्यू चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो आपने क्या करोगे, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना लोगे, ठीक है, गॉसियन स्फीयर बना लोगे। ठीक है, अब ये आपने बनाना है स्फीयर, ठीक है, या फिर कोई भी सिलेंडर की शेप भी हो सकती है, किसी की भी शेप हो सकती है, बट वो शेप क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ये देखो सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिकल शेप है। मैंने क्या किया है, स्फीयर बनाया है, जो जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हो उसमें से पास होके जाना चाहिए। तो जो गॉस लॉ है उसकी एक लिमिटेशन भी है कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल केसेस के लिए अप्लाई होता है। कोई भी अगर अनसिमेट्रिकल शेप आ जाएगी उस पर हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इसकी लिमिटेशन भी है। तो प्लस क्यू चार्ज था, पी पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो पी पॉइंट पे, ठीक है, मैं उस एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा स्फीयर बनाऊंगी जो पी पॉइंट में से पास होके जाएगा। अगर यहाँ से हम
यहाँ तक रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। तो ये लॉ लगाना है आपने, ये वाला लॉ लगाना है, तो E डॉट ds, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ds क्या होता है, ds होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। ds एरिया वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि वो आउटवर्ड होता है एंड नॉर्मल टू सरफेस होता है। तो इस सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा, मीन्स आउटवर्ड एंड नॉर्मल, इसी डायरेक्शन में होगा da, ठीक है। एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होता है और आउटवर्ड होता है, तो नॉर्मल भी है और आउटवर्ड भी है, तो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब डीए की हमें डायरेक्शन पता चल गई, डीएस बोल सकते हो, डीए बोल सकते हो इसको, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड जा रही हैं, तो ये सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ई और डी ए क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनमें एंगल कितना हो जाएगा, इनमें एंगल हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर हम ई डॉट डी एस डी ए की बात करें तो ई डॉट डी ए को मैं लिख सकती हूँ ई का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। कितना एंगल है दोनों में, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एंगल हो जाएगा 0। कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा ई डी ए। तो मैं लिख सकती हूँ इसको, तो यहाँ पे ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज्ड, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ ई इंटू डी ए, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सर्फियर के किसी भी पॉइंट पे देखोगे क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। तो मैं ई को बाहर निकाल लेती हूँ, आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आपने ऐसा सरफेस ज्यूम करना है, ठीक है। ये हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि गॉसियन सर्फियर हमने बनाना कैसे है, गॉसियन सरफेस हमने बनाना कैसे है। तो आपने ऐसा गॉसियन सर्फियर बनाना है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप हर एक पॉइंट पे देखोगे आपको सेम मिलेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना होती तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती थी, ठीक है। तो मैंने सर्फियर ऐसा माना है, सरफेस ऐसा चूज़ किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे देखोगे कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब डी ए सर्फियर है, सर्फियर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज इतनी ही तो फील्ड लगाता है, ये हम लास्ट लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ लगा के भी सेम ही रिजल्ट्स आने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते थे, जैसे क्यू को अच्छा हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, ठीक है, हम ड्राग डेल्टा में पढ़ते हैं कि ड्राग डेल्टा हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ड्राग डेल्टा लगाने की हमें क्यों, पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ड्राग डेल्टा क्या है कि अगर आप सपोज कर लो इस पॉइंट पे देख रहे हो तो वैल्यू इन्फानाइट बन रही है, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स पे 0 बन रही है। तो यही अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करोगे, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज की बात करें, पॉइंट चार्ज बोल रही हूँ तो उसका वॉल्यूम कितना है 0, उसका वॉल्यूम कितना है 0। तो अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करोगे, डेंसिटी क्या होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो पॉइंट चार्ज है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 0, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फानाइट, तो इसकी डेंसिटी इन्फानाइट। अगर आप और किसी पॉइंट पे देखोगे चार्ज तो सिर्फ यहाँ पे है, तो बाकी जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, बाकी जगह तो चार्ज ही 0 है तो रो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सेम ड्राग डेल्टा वाली प्रॉपर्टी बन रही है, तो कि पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप देख रहे हो तो डेंसिटी इन्फानाइट है, अगर बाकी पॉइंट्स पे देख रहे हो तो 0 है, तो तभी हमने यहाँ पे ड्राग डेल्टा लगाया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं चार्ज को लिख सकती हूँ रो इंटू ड्राग डेल्टा की फॉर्म में, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है,
रो इंटू Q इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा क्यूब R, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा, ये ड्राक डेल्टा है, ठीक है। तो मैं चार्ज को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। ये हम ड्राक डेल्टा वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ आपने उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये था कि हम किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको, ठीक है, वो पॉइंट अंदर आना, वो पॉइंट के ऊपर क्या करना है, आपने एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। स्फीयर या फिर सरफेस ऐसा ड्रॉ करना है कि हर एक पॉइंट पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिले, ताकि हम बाहर निकाल सकें और उसकी इंटीग्रेशन कर सकें। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ये पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है हमने। नेक्स्ट हम निकालते हैं स्फेरिकल शेल के लिए। सेकंड है स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड चार्ज नहीं है, ठीक है। स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड चार्ज नहीं है, इनसाइड होलो है वो, ठीक है। सिर्फ चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द शेल फाइंड करते हैं, ठीक है। आउटसाइड द शेल, तो P पॉइंट मान लेते हैं आउटसाइड द शेल, ठीक है। अब इसका रेडियस है R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ किया है तो अब गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ क्या होता है, E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो E डॉट ds है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी, और स्फीयर है तो dA बाहर की तरफ और नॉर्मल होना चाहिए, तो dA भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये dA और ये E, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, E ds कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, E ds कॉस ऑफ 0, ठीक है। अब चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है, चार्ज क्या है, स्फीयर के सरफेस पे प्रेजेंट है, मींस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पे सरफेस चार्ज की बात करें, ठीक है, अगर हम सरफेस चार्ज की बात करें, क्योंकि चार्ज सिर्फ प्रेजेंट है सरफेस पे, ठीक है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ Q इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय वॉल एरिया, ठीक है। क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है तो मैं लिख सकती हूँ सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो यहाँ से Q बाय एरिया, ठीक है, Q बाय एरिया एक सरफेस का, हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इस स्फीयर का, ठीक है, इसका हमने मानना है, ठीक है। इस बड़े वाले स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है, उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है, हमें वो फाइंड करना है। अब सिग्मा, अगर आप देखोगे ये बड़े वाला स्फीयर लिया है हमने, बट चार्ज सिर्फ इस पे है, चार्ज सिर्फ इस पे है, बट फील्ड लाइन आउटवर्ड है तो यहाँ पे मिलेंगी लाइंस, ठीक है। बट चार्ज सिर्फ कितनी जगह में इनक्लोज्ड है, सिर्फ इतनी जगह में इनक्लोज्ड है, कैपिटल R में इनक्लोज्ड है। तो आप इसको मान सकते हो
4 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिग्मा बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ज सिर्फ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ इस वाले पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिखोगे आप, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि चार्ज कितनी जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चार्ज कितनी जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ उसका रेडियस हमने उसका एरिया लेना है। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप इसको क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है ना। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। आप इसको क्यू भी लिख सकते हो कि क्यू चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड है। तो यहाँ से हो जाएगा। अब ई है, किसी भी पॉइंट पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। तो यहाँ से ई बाहर निकाल लो, डी एस कॉस 0 1 होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका बड़े वाले का स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अगर आपको याद हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। तो अगर आप, ठीक है, स्फीयर के, ठीक है, कोई स्फेरिकल शेल है, अगर आप बहुत दूर खड़ के देख रहे हो, बहुत दूर जाके देख रहे हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फील हो रही है, तो वो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट चार्ज आप पे जितनी फील्ड लगा रहा है उतनी ही लगेगी, ठीक है। ये देख तो हम शेल की वजह से रही हैं, बट आ किसके लिए गई है, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो अगर आप बहुत दूर खड़े होकर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये एक स्फीयर नहीं है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। बट बहुत दूर डिस्टेंस, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आउटसाइड दी शेल इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। अगर हमने एट दी सरफेस देखना हो, ठीक है, हमारे पास आ गया है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम एट दी सरफेस देखें, एट दी सरफेस, तो अगर हम एट दी सरफेस देखेंगे, ठीक है, तो अब हमारा पी पॉइंट क्या है, यहीं पे है, ठीक है। पी पॉइंट अब हमने सरफेस पे मान लिया है, तो एक स्फीयर बना ही हुआ है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर माना हुआ है। तो अब यहाँ पे गॉस लॉ लगाओ, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों में फिर से डी ए भी बाहर की तरफ है, डी एस भी बाहर की तरफ है और ई भी बाहर की तरफ है, दोनों में एंगल कितना हो जाए, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा ई, एरिया कितना हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इतनी, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनसाइड दी स्फीयर क्या, इनसाइड दी शेल क्या होगा। थर्ड है इनसाइड दी शेल क्या होगा। तो अगर हम इनसाइड दी शेल बात करें, ठीक है, इसको दोबारा बना लेते हैं।
1/4πε0 Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक शेल है जिसके शेल मीन्स चार्ज सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम पॉइंट मान देते हैं P इनसाइड। तो एक क्या करोगे, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करोगे अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका रेडियस R है, इसका मान लेते हैं हम स्मॉल r, ठीक है। अब ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे देखो गॉस लॉ क्या होता है, E.ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या इस गॉसियन स्फीयर में कोई चार्ज है? सारा चार्ज तो आउटसाइड पड़ा है, सारा चार्ज तो क्या है, आउटसाइड, और जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे जाएंगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो कोई फ्लक्स ही नहीं है अंदर, इस स्फीयर में कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से फ्लक्स कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। फ्लक्स ज़ीरो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यही सेम केस कंडक्टर के केस में भी होता है। कंडक्टर्स भी कैसे होते हैं, उसके जो चार्ज होता है वो सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। चार्ज सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इनसाइड अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है इनसाइड, तो फ्लक्स कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये है कि अगर आप आउटसाइड देखोगे तो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, अगर आप सरफेस पे देखोगे तो इतनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनसाइड देखेंगे तो कोई चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं इस चीज़ का, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, इस तरफ R है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है रेडियस, ठीक है। ये क्या है, रेडियस, यहाँ से यहाँ, ये वाला रेडियस की बात कर रही हूँ। अगर आप आउटसाइड देख रहे हो तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के साथ ऐसे वेरी कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये ऐसे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ पे फील्ड सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक है। कितनी फील्ड है, सरफेस पे S मान लेते हैं, ES फील्ड होगी, ठीक है। कितनी फील्ड है इसको हम लिख लेते हैं, ES हो जाएगी Q/4πε0 R स्क्वायर। अब अगर आप रेडियस के इनसाइड देखोगे, ठीक है, इनसाइड द रेडियस देखोगे, कहीं पे भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको ज़ीरो। तो ये भी ग्राफ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि शेल के लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, आउटसाइड क्या होगी, सरफेस पे कितनी होगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।